स्वागत है आप सभी का फ्यूचर पीसीएस में। मैपिंग की क्लास 11 में हम लोग एशिया के राजनीतिक मानचित्र के तहत सबसे पहला पार्ट करेंगे, जिसमें ईस्ट एशिया में हम लोग जापान, चाइना, मंगोलिया तथा कोरियन प्रायद्वीप को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग एशिया के राजनीतिक मानचित्र को पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि इसको हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका पूर्वी एशिया वाला पार्ट पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम लोग को कोरियन प्रायद्वीप में सबसे पहले दक्षिणी कोरिया को देखेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा कि कौन कौन सा ये इसमें किस तरफ है। ठीक है, उत्तरी कोरिया की सीमा लगी हुई है किससे, तो उत्तरी कोरिया की सीमा इधर रशिया से भी लगी हुई है, इधर चीन से लगी हुई है। ठीक है, तो इन दोनों के साथ सीमा बनाता है, जबकि दक्षिणी कोरिया केवल उत्तरी कोरिया के साथ सीमा बनाता है। वहीं दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया की सीमा जो है उसको हम लोग कहते हैं 78वीं समानांतर रेखा। ठीक है, अब देखिए ये सीमा थी, लेकिन जब कोरियन वॉर हुआ तो उसके बाद एक DMZ बनाया गया इस सीमा, मतलब लगभग 4 किलोमीटर चौड़ा ये एक बफर जोन बनाया गया दोनों देशों के बीच में। ठीक है, उसको कहते हैं DMZ, इसका फुल फॉर्म है डीमिलिटराइज्ड जोन। ठीक है, तो डीमिलिटराइज्ड जोन इसका नाम है और ये सीमा का काम करता है उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच में। सियोल एक ऐसा शहर है जहाँ पे कई शांति समझौते हुए हैं। ठीक है, कई अंतर्राष्ट्रीय एशियाई और ओलंपिक खेल हुए हो चुके हैं। इसके अलावा सियोल का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये दक्षिणी कोरिया का प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र है, लेकिन ये एक बंदरगाह शहर नहीं है। इसके लिए एक और बंदरगाह शहर है जिसका नाम है इंचोन। ठीक है, इंचोन इसका बंदरगाह शहर है। दक्षिणी कोरिया की एक कंपनी है सैमसंग, आप लोग को पता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में दक्षिण कोरिया मतलब जापान जितना ही आगे है, तो ज़्यादातर निर्यात और आय इसी से प्राप्त भी करता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या जानना है, तो रेल और सड़क मार्ग से दक्षिण कोरिया अत्यधिक रूप से जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। सियोल भी इसका उदाहरण है, सियोल भी रेल और सड़क मार्ग से प्रॉपर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगला शहर अगर हम लोग देखें तो प्योंगयांग है, जो उत्तरी कोरिया की राजधानी है। ठीक है, यहाँ का प्रमुख नगर है तथा राजधानी है तथा सबसे प्रसिद्ध और विकसित औद्योगिक नगर भी है। कौन कौन से उद्योग हैं, तो यहाँ पे रेशमी वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है तथा रेयान का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, रेशमी, सूती और रेयान, इन तीन प्रोडक्ट्स का उत्पादन यहाँ से प्योंगयांग से किया जाता है। तो राजधानी ध्यान रहे। इसके बाद हम लोग चलेंगे चीन की तरफ। ठीक है, चीन की तरफ चलेंगे। उससे पहले देख लीजिए मंगोलिया को। तो मंगोलिया एक स्थल अवरुद्ध देश है। तो कजाकिस्तान उसके बगल में एक स्थल अवरुद्ध देश है, मंगोलिया भी एक बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। अगर हम लोग क्रम देखें कि दुनिया के बड़े स्थल अवरुद्ध देशों में कौन कौन से देश हैं, तो सबसे पहले उसमें आता है हमारा कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान पहले स्थान पे है। इसके बाद दूसरे स्थान पे मंगोलिया है, तो मंगोलिया 3rd प्लेस पे है। ठीक है, फिर आपका है चाड, फिर है नाइजर, फिर माली, ये तीनों अफ्रीकन कंट्री हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इथोपिया, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है। ठीक है, आप लोग को याद होगा ऐसे था, तो यहाँ पे ऐसे सोमालिया का विस्तार है, फिर आपका इरिट्रिया है और इसी बीच में जिबूती है और इथोपिया यहाँ लैंडलॉक्ड है। ठीक है, तो ये टिपिकल उदाहरण है और इम्पॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा बोलिविया, तो आप लोगों को पता है बोलिविया और पराग्वे ये दोनों जो साउथ अमेरिका है उसमें लैंडलॉक्ड कंट्री के उदाहरण हैं। ठीक है, इसके अलावा जाम्बिया, ये सब ऐसे हैं जो, तो इसमें से कम से 5 याद रखिए आप लोग। पहले स्थान वाला, फिर सेकंड वाला मंगोलिया, ये दोनों कहाँ से हैं, ये दोनों एशिया के हैं। और फिर ये तीनों कहाँ के हैं, ये तीनों अफ्रीका के हैं। ऐसे याद रखेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा बोलिविया है जो कि साउथ अमेरिका से है। ठीक है, तो ये लैंड ऑफ कंट्री का एग्जाम्पल है। इसके बाद चलें तो इसकी राजधानी है उलान बटोर। ठीक है, मंगोलिया एक पठार पे स्थित है जिसको मंगोलिया का पठार कहते हैं, प्राकृतिक वाले में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, और अनेक नदियां यहाँ से इसके मंगोलिया के पठार के अपर रीजन से निकल के जाती हैं। ठीक है, तो उलान बटोर किस चीज़ों के लिए जाना जाता है, तो ये प्रमुख मार्गों पे स्थित है। पहली बात तो है कि ये मंगोलिया के लिए सड़क और रेल मार्ग का केंद्र है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे किन उद्योगों का विकास हुआ है, तो यहाँ पे ऊनी कपड़ा, कंबल
चमड़ा तथा इंजीनियरिंग उद्योग का विकास हुआ है। ठीक है, इन 4 उद्योगों का यहाँ पे विकास हुआ है और ये इसके विदेशी व्यापार का केंद्र भी है। ठीक है, विदेशी व्यापार का केंद्र भी है। ठीक, तो दो तीन चीज़ें इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। उलान बटोर के बारे में जान लीजिए, लोकेशन जान लीजिए। मंगोलिया सेकंड लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, आगे चले हम लोग इसके बाद चाइना पे चलेंगे। ठीक है, तो चाइना देखते हैं। तो चीन पे चलें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चीन की सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं। तो सबसे पहले चीन की सीमाएं उत्तर में किन देशों से लगती हैं। तो देखिए, पूर्व में इसकी सीमा केवल एक देश से लगती है। तो सबसे पहले पूर्व देख लेते हैं। तो उत्तरी कोरिया से इसकी पूर्वी सीमा लगती है। यहाँ पे देखिए, ये इसकी पूर्वी सीमा है जो उत्तरी कोरिया से लग रही है। ठीक है, वहीं उत्तर में ये रशिया से लगा हुआ है और यहाँ पे मंगोलिया है। ठीक है, इन 2 देशों से उत्तर में लगती है। इसके अलावा उत्तर में ही थोड़ा सा हिस्सा मान लें और फिर पश्चिम की तरफ, तो ये है हमारा कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान से लग रही है। फिर एकदम पश्चिम में किर्गिस्तान से लग रही है और फिर ये है आपका तजाकिस्तान। ठीक है, फिर थोड़ी सी सीमा इसकी अफ़गानिस्तान से भी लग रही है। ठीक है, एक मतलब समझिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब यहाँ पे इंडो अफ़गान वॉर चल रहा था तो उस दौरान अफ़गान का इतना इम्पोर्टेंस इसलिए भी था क्योंकि इसकी सीमा रशिया से लग रही थी। तो हमेशा अंग्रेज घबराते रहते थे कि कहीं अफ़गानिस्तान और रशिया एक साथ जुड़ के कोई ऐसा पावर न क्रिएट कर दें जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरा हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए, ये सीमा एक कितना इम्पॉर्टेंट रोल हिस्ट्री में भी निभा सकती है, ये आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान की डायरेक्टली सीमा यहाँ से नहीं लगती है, ये अफ़गानिस्तान की लगती है। लेकिन जब ये भारत पे ये वाले हिस्से पे इसका कब्जा हो गया तो अब पाकिस्तान की सीमा भी चाइना से लग रही है, जहाँ से क्या होके जा रहा है, यहाँ पे जहाँ से CPEC होके जा रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिल्क रूट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ पहले ऐसे नेचुरली पाकिस्तान से सीमा लगती नहीं है, तो ये विवादित है। अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो हम लोग ना मान के चलेंगे, क्योंकि हम लोग भारत के हैं तो भारत की सीमा तो मतलब नहीं लगनी चाहिए पाकिस्तान की, क्योंकि हमारा हिस्सा वो है जो उन्होंने कब्जा किया है। अगर हम लोग अब यहाँ पे देखें तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है जिसका यूज़ हम लोग आगे करेंगे। वो यहाँ पे एक जुंगेरियन बेसिन था और तारिन बेसिन था, जो हम लोग प्राकृतिक वाले में देखे थे। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेंगे, इसका यूज़ हम लोग करेंगे आगे। ठीक है, ये देखिए, ये सब साफ हो जा रहा है, पहले इसको हटाएंगे। तो तारिन बेसिन और जुंगेरियन बेसिन पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पे मार्क करने के लिए हम ये जगह बना रहे हैं। ठीक है, ये है हमारा, इसको हम लोग कहते हैं जुंगेरियन बेसिन। बेसिन क्या होता है, घाटी जैसा ही कुछ हिस्सा होता है। ठीक है, जैसा आसपास की ऊंचाई पर नीचे दबी हुई भूमि को हम लोग बेसिन कह देते हैं। ठीक है, तो ये जुंगेरियन बेसिन है। यहाँ पे एक क्षेत्र है जिसका नाम है कारामाई। ठीक है, तो पहले देखते हैं चीन प्रमुख 4 नदियाँ हैं। एक नदी यहाँ पे है जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाई नहीं है, इसको हम लोग बना ले रहे हैं जल्दी से। ये नदी यहाँ से निकलती है आपकी आमूर नदी। ठीक है, और ये ऐसे सीमा बनाते हुए जा रही है। ठीक है, और फिर जाके गिरती है यहाँ पे। ठीक है, जापान सी में जाके गिर जा रही है। ठीक, फिर अगली नदी जो हम लोग को देखनी है वो है हमारी वांगहो। ठीक है, वांगहो। फिर है यांगसी, यांगसी नदी है, और फिर ये है सिक्यांग नदी। ठीक है, इन 4 नदियाँ, ये चारों नदियाँ, कमाल की बात है कि एक भी नदी इधर की तरफ नहीं बह रही है, सारी नदियाँ पूर्व की तरफ ही बह रही हैं। ठीक है, तो वांगहो नदी हम लोगों ने प्राकृतिक में ये सारी नदियाँ पड़ी हुई हैं, बस कहाँ कौन सा बना रहा है। तो वांगहो नदी किस क्षेत्र में बह रही है, तो वांगहो नदी बह रही है आपकी बीजिंग के पास जाके मुहाना बना रही है बोहाई की खाड़ी में। जबकि यांगसी नदी के तट पे कौन कौन से शहर स्थित हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट भी है, वुहान है और शंघाई है। ठीक है, इसके अलावा सिक्यांग नदी के तट पे हांगकांग एक द्वीपीय पोजीशन वाला देश है, देश नहीं है मतलब शहर है, और ये मकाऊ है। ठीक है, ये 2 शहर है। इसके अलावा गांगझू है। ठीक है, तो यहाँ पे शंघाई, वुहान ये यांगसी घाटी में है, जबकि वांगहो में जिंझू है, और फिर ये बोहाई की खाड़ी में गिर रही है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ औद्योगिक प्रदेश हैं, उन औद्योगिक प्रदेशों को हम लोग को देखना है। उससे पहले हम लोग चाइना के संसाधन और जलवायु के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो संसाधनों की बात करें अगर चाइना के, तो चाइना वैसे तो आप लोग देखते होंगे तो ज़्यादातर चीज़ों के प्रोडक्शन में चाइना पहले पोजीशन पे आ जाता है, लेकिन उसका कारण जो है, उसका कारण ये नहीं है कि यहाँ कच्चा माल है। ठीक है,
जैसे एक एग्जांपल अगर हम लोग लें तो एल्यूमिनियम और जो उसका एल्यूमिना होता है, ठीक है, जिसको कच्चा एल्यूमिनियम भी कह सकते हैं, इन दोनों को प्रोडक्शन में चाइना पहले स्थान पे है, चाइना फर्स्ट प्लेस पे है, ठीक है। लेकिन चाइना एल्यूमिनियम के भंडारण में पहले स्थान पे नहीं है, न उत्पादन पे है, मतलब बॉक्साइट जो इसका अयस्क है उसके उत्पादन में नहीं है, ठीक है। कहाँ मिलता है इसका, तो ये बॉक्साइट ये ऑस्ट्रेलिया से मंगा लेता है, और ऑस्ट्रेलिया भी इसलिए निर्यात कर देता है क्योंकि यहाँ पे जितना सस्ता श्रम, पहली बात यहाँ जितना सस्ता श्रम है, विद्युत जितनी सस्ती है, ठीक है, और जितनी टेक्नोलॉजी इसकी आगे उतनी ऑस्ट्रेलिया की नहीं आगे, तो ये ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा सस्ता एल्यूमिनियम पैदा कर देता है, ठीक है। तो इसको बॉक्साइट दे के एल्यूमिनियम खरीदना ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई घाटे का सौदा नहीं है, ठीक। ऐसा इसलिए समझिए, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया 100 रुपीज़ का 1 किलो एल्यूमिनियम बनाने में खर्च कर रहा है और 90 रुपये का इसको चाइना बेच दे रहा है, तो इसको बनाना सस्ता थोड़ी पड़ेगा। इसके अलावा ये क्या कर रहा है, ये 30 में बेच के और 90 का खरीद ले रहा है, ठीक है, तो इसके लिए फ़ायदा हो जा रहा है, ठीक। तो इसी तरह से जहाँ ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं, और चौथी चीज़ है परिवहन, तो जहाँ ये चीज़ें मौजूद हैं वहाँ पे क्या हो जाएगा। अभी जापान को हम लोगों ने देखा कि जापान भी इसीलिए आ गया क्योंकि वो टेक्नोलॉजी और सस्ते श्रम की वजह से ज़्यादा अच्छा और ऐसा प्रोडक्शन कर रहा है जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं, उतने कम दाम पे प्रोडक्शन करके दे रहा है इसीलिए। लेकिन भंडारण की दृष्टि से अगर देखें तो यहाँ पे कोयला, लोहा और पेट्रोलियम तीनों चीज़ के भंडारण यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा एंटीमनी एक प्रोडक्ट है, एंटीमनी एक धातु है जो हुनान प्रांत में इसका भंडार पाया जाता है, ठीक है। देखें, अगर प्रांतों को वैसे याद करना कोई वो नहीं है, चाइना से क्वेश्चन भी कम पूछता है, लेकिन 2 ही 4 जगह जहाँ ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो भंडारण अगर देखें तो सबसे पहले लोहे का भंडार देखें तो ये मंचूरिया के मैदान में पाया जाता है, ठीक है। प्राकृतिक में अगर जाएँ तो देखिए आपको यहाँ पे मिलता है मंचूरियन का मैदान, ये देखिए किस नदी के किनारे है, तो ये आमूर नदी के तट पे है। तो हमको भी यहाँ पे देखिए मंचूरिया का मैदान, यहाँ पे इसको मंचूरियन औद्योगिक प्रदेश हम लोग कह रहे हैं। मंचूरिया के मैदान में लोहा पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आंतरिक मंगोलिया में भी लोहा पाया जाता है। अब देखिए मंचूरिया के मैदान में जो लोहा पाया जाता है, अब वहाँ पे ये लौह इस्पात उद्योग के लिए एक प्रमुख कच्चा माल बन के उभरता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि मंचूरिया के मैदान में बह रही है आमूर नदी, तो परिवहन की समस्या सॉल्व हो जाती है। इसके अलावा इसके पत्तन के निकट होने से, सागर के निकट होने से, यहाँ पत्तन शहर है जिससे यहाँ जलयान उद्योग और लौह इस्पात उद्योग दोनों के आदर्श स्थितियाँ मौजूद हो जाएंगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लें, ये भारत है, यहाँ पे विशाखापट्टनम है, ठीक है। अब विशाखापट्टनम में आपका लौह इस्पात उद्योग लगा हुआ है। अब देखिए विशाखापट्टनम को बगल से मिल जाता है, छत्तीसगढ़ से मिल जाता है लौह, ठीक है। इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया से मंगा लेता है कोयला, ठीक है। तो पत्तन शहर होने की वजह से यहाँ पे कोयला एक कच्चा माल आप इंपोर्ट कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं इंपोर्ट करना, सब तो नहीं कर सकते, सब भी कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी फिर हाई होनी चाहिए, सस्ता श्रम होना चाहिए, ठीक है, जैसे जापान के पास है। लेकिन एक तो कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे मंचूरिया के मैदान में लौह इस्पात उद्योग का विकास हो गया है। अभी हम लोग जब औद्योगिक शहर पढ़ेंगे, औद्योगिक प्रदेश पढ़ेंगे, तो वहाँ हम लोग ये चीज़ देखेंगे। अब आंतरिक मंगोलिया के निचले क्षेत्रों में भी लौह पाया जाता है, लेकिन इस लौह का निष्कर्षण करके भेज दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग का विकास नहीं हुआ है, यही ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। इसके अलावा कोयला अगर हम लोग देखें तो कोयला, मंचूरिया के मैदान में कोयला भी पाया जा रहा है। अब देखिए वो स्थिति भी खत्म हो गई, लौह इस्पात उद्योग के विकास की दोनों स्थितियाँ मौजूद हो गई। यहाँ पे सांसी और सैंसी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ये ध्यान दीजिए, ये दोनों शहर ध्यान देने वाले ही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये चीन का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि सांसी सैंसी किस लिए जाना जाता है, ठीक है। तो अभी इसका लोकेट हम लोग करेंगे इसको मैप में, ठीक है। अगली चीज़ जो देखनी है वो है हमारा पेट्रोलियम, ठीक है। तो पेट्रोलियम कहाँ कहाँ से मिल रहा है, तो पेट्रोलियम मिल रहा है मंचूरिया के मैदान से और जुंगेरियन बेसिन से। अभी हम लोगों ने जिसको मार्क करके हम लोग आए हैं, ये किस क्षेत्र में है, तो ये चीन के पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है, उत्तर पश्चिम कह लें तो ज़्यादा सही होगा। चीन के उत्तर पश्चिम में है, जहाँ कारामाई तेल क्षेत्र पाया जाता है, जो चीन में पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा मंचूरिया के मैदान में हेवियांग और जियांग, ये 2 चीन के सबसे बड़े तेल क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं, तो एक का नाम है हेवियांग, एक का जियांग, ठीक है, ये चीन के तेल क्षेत्र हैं, ठीक है। तो मंचूरिया का मैदान आप देख रहे हैं कि तीनों जगह, चाहे कोयला, लोहा या पेट्रोलियम हो, ये तीनों के लिए अत्यंत फेमस है, इसलिए मंचूरिया के मैदान में सर्वाधिक औद्योगिकरण हुआ है। उसी के पास ही स्थित है, मंचूरिया के मैदान के पास ही बीजिंग है, लेकिन थोड़ा सा नीचे है, ठीक। तो ये सारे क्षेत्र चीन में संसाधन के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा चीन केवल आर्थिक रूप से इसलिए मजबूत नहीं है क्योंकि ये संसाधन है इसके पास,
बल्कि अभी कुछ दिनों तक चीन सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला नगर भी था। इसके अलावा वो एक्सपोर्ट कर लेता है गेहूँ चावल का। कैसे? तो वो उसके लिए जिम्मेदार है जलवायु। ठीक है। एक चीज़ और हम लोग छोड़े हुए थे, वो चीज़ थी कि हम लोग ये नहीं पढ़े हुए थे कि चाइना टाइप क्लाइमेट हम लोगों ने स्किप कर दिया था, जहाँ जहाँ भी आया था मैपिंग में। ठीक है। तो आज उसको भी हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो अब देखिए जो जलवायु है, अब ये अगर ऐसे चीन फैला हुआ है, मान लीजिए ये ऐसे चीन का विस्तार है, तो उत्तरी चीन, मध्यवर्ती चीन और दक्षिणी चीन। ठीक है। तो दक्षिणी चीन में ज़्यादातर हिस्सा, ये वाला हिस्सा, और फिर मध्यवर्ती चीन और उत्तरी चीन। तो उत्तरी चीन में लॉरेंशिया जलवायु पाई जाती है। ठीक है। लॉरेंशिया जलवायु टैगा जलवायु के निकट है। ठीक है। और यहाँ पे वर्षा कितनी है? तो वर्षा कम है, 75 सेंटीमीटर है। और किन चीज़ों का उत्पादन ये करता है? तो ये सोयाबीन और गेहूं का उत्पादन करता है। ये कुछ कुछ उत्तरी अमेरिका में यूएसए के, मतलब उत्तरी यूएसए के जलवायु की तरह तरह है। ठीक है। लॉरेंशिया शब्द कहाँ से आया है? तो एक बार पूछा भी हुआ है, और लॉरेंशिया खुद अपने आप में पठार भी है, जिसको हम लोग कह रहे हैं लॉरेंशिया हाईलैंड। कहाँ पे है ये लोग? अगर आप लोग नॉर्थ अमेरिका की मैपिंग देखेंगे, जो कि हमारा पहला वीडियो था, पहला या दूसरा वीडियो था, तो लॉरेंशिया हाईलैंड वहाँ पे मैंने पढ़ाया था। ठीक है। ये ऐसे कैनेडियन शील्ड है। ठीक है। और यहाँ हडसन की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी, फिर ये जेम्स की खाड़ी है। रिकॉल हो रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आपका लॉरेंशिया हाईलैंड। ठीक है। लॉरेंशियन हाईलैंड यहाँ पे स्थित है। ठीक है। तो ये लॉरेंशिया जलवायु यहीं से है। मतलब अब आप देखिए ये कनाडा, और ये कनाडा का लगभग मतलब निचला हिस्सा मानेंगे, और यहाँ पे ये चीन में भी इस तरह की जलवायु पाई जाती है। 75 सेंटीमीटर वर्षा, और सोयाबीन और गेहूँ मुख्य उपज है। ठीक है। इसके बाद हमारी मानसूनी जलवायु दक्षिणी चीन में पाई जाती है। मानसूनी जलवायु से परिचित आप लोग हैं। मानसूनी जलवायु का क्या है? तो मानसूनी जलवायु का ये है कि मानसूनी जलवायु कम वायुदाब के क्षेत्र का निर्माण करती है ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है। जिससे स्थानीय मानसूनी पवनें आकर्षित होती हैं, और वो क्या करती हैं? वर्षा प्रदान करती है। और यहाँ पे 200 सेंटीमीटर तक वर्षा दक्षिणी चीन में होती है। ये वही मानसून है, यहाँ पे भी दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही आता है। ठीक है। और खूब वर्षा प्रदान करता है। ठीक है। जिस कारण इस क्षेत्र में चावल, गन्ना और चाय की फसल पर्याप्त रूप से होती है। इतना चावल होता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा चावल चीन में ही होता है। गन्ने में तो पहले पे नहीं है, गन्ने में ब्राज़ील पहले पे है। और चाय का उत्पादन खूब होता है, लेकिन पीते भी खूब हैं, इसलिए निर्यात उतना नहीं है। ठीक है। फिर भी काफ़ी निर्यात करता है, लेकिन हाईएस्ट निर्यात नहीं कर पाता है। ठीक है। आगे अगर देखें तो हम लोग को बचता है मध्यवर्ती चीन में चीन तुल्य जलवायु। चीनी तुल्य जलवायु जो है वो असल में मानसूनी जलवायु का ही एक, मतलब समझिए कि संशोधित रूप है। ठीक है। दुनिया में कहाँ कहाँ चीनी तुल्य जलवायु पाई जाती है? तो मानसूनी जलवायु तो लोकेट कर लेंगे आप लोग, लॉरेंशिया जलवायु का भी आइडिया लग गया है। चीनी तुल्य जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो ये महाद्वीपों के मध्य महाद्वीप कह लें, अगर मध्य महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाई जाती है। ठीक है। अब देखिए ये वहीं पाई जाती है, जैसे ये मान लीजिए कोई महाद्वीप है। ठीक है। ये कोई महाद्वीप है, इसमें कहाँ कौन सी जलवायु पाई जाएगी ये अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग ऐसे इस तरह के मैप को बना के देख सकते हैं। अब इसमें अगर देखें यहाँ पे, अब ये एक तरह से जीरो से ध्रुव तक एक अक्षांशीय विस्तार हम लोगों ने बना लिया है, और ये महाद्वीप के पूर्वी तथा पश्चिमी किनारे हैं। ठीक है। अब ये है पूर्वी किनारा, ये वाला हिस्सा, और ये है पश्चिमी किनारा। अब देखिए विश्वतीय जलवायु 0 से 10, इसमें कोई शक ही नहीं है। और 66.5 के ऊपर टैगा और टुंड्रा जलवायु पाई जाएगी। लेकिन जो 10 से लेके 66.5 तक है, इसमें अलग अलग खंड में महाद्वीपों के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जलवायु पाई जाती है। अब पूर्वी किनारे पर, मध्य में तथा पश्चिमी किनारे पर अलग अलग जलवायु है। 10 से 30 के बारे में बात करें, जिसे उष्णकटिबंध कहा जाता है, तो इसके पूर्वी किनारे पर मानसूनी जलवायु पाई जाएगी। ठीक है। तो अब अगर ऑस्ट्रेलिया को हम लोग बना लें ऐसे, तो ऑस्ट्रेलिया के इस हिस्से में मानसूनी जलवायु मिलती है। ठीक है। नीचे अगर हम लोग आते जाएँ, यहाँ पे 0 डिग्री है, ये 10 डिग्री मान लीजिए, 30 डिग्री मान लीजिए, फिर ऐसे नीचे आते जाए तो, और उसी जगह पे मध्य महाद्वीपी भाग में सवाना जलवायु पाई जाएगी। और 10 से 30 के बीच में ही उष्ण जलवायु के पश्चिमी किनारे पर हम लोग को मरुस्थल मिलते हैं। तो यहाँ पे ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल आपको मिलता है, सहारा मिलता है हम लोग को। सब देखिए किस किनारे पे है? सब पश्चिमी किनारे पे ही है। ठीक है। पश्चिमी किनारा है। इसके अलावा जिस किनारे की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ चाइना स्थित है, 30 से 45 वाला एरिया, जिसको उपोष्णकटिबंध कहते हैं, उसके पूर्वी किनारे पर मानसूनी जलवायु का ही एक परिवर्तित रूप चाइना टाइप क्लाइमेट पाया जाता है। जबकि मध्य भाग में स्टेपी, जबकि पश्चिमी भाग में भूमध्यसागरीय जलवायु पाई जाती है। जबकि 45 से 66.5 के बीच में
पूर्वी किनारे पर लॉरेंशियन, बीच में साइबेरिया तथा पश्चिमी किनारे पर ब्रिटिश जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग को चाइना टाइप पढ़ना था, तो मैं बता रहा था कि चाइना टाइप क्लाइमेट मानसूनी जलवायु का ही एक परिवर्तित रूप है। कैसे, क्या अंतर है उन दोनों में? तो वर्षा की मात्रा कम होती है। ठीक है, चाइना टाइप में मानसूनी से कम वर्षा होती है। इसके अलावा वर्षा ग्रीष्म ऋतु में ही होती है, ये एक समानता है। ठीक है, इसके अलावा उष्णकटिबंधीय चक्रवात इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये किनारे का क्षेत्र है तो कोई न कोई सागर तट जरूर होगा। ठीक है, या किनारे है ये चाइना टाइप क्लाइमेट, तो सागर तट अगर होगा तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात पाए जाते हैं। चाइना टाइप कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो चाइना टाइप पहले तो चीन में पाई जाती है, फिर मैक्सिको की खाड़ी में ये क्लाइमेट पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है तथा दक्षिणी अफ्रीका में भी पाया जाता है। ये 4 जगहों पे ये पाया जाता है। और देखिए मैक्सिको खाड़ी में हरिकेन आता है, उसी तरह उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो चीन में आता है वो टाइफून है। ठीक है, अब अगर देखें हम लोग चीनी तुल्य जलवायु, तो हम लोगों ने ये चावल ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पैदा होता है, शीत ऋतु में गेहूँ पैदा होता है, जैसे भारत में ही होता है। ठीक है, भारत के समान ही। तो एक तरह से मानसूनी से थोड़ा सा अंतर है। इसके अलावा कपास और गन्ना की प्राप्ति होती है, वर्षा कम होती है, 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। तो ये थी हमारी चीनी तुल्य जलवायु। ठीक है, ये चीन के अन्न उत्पादकता और ज़्यादातर अपनी खाद्य सुरक्षा को सपोर्ट करने के लिए ये चीनी तुल्य जलवायु जो है बहुत सपोर्ट करती है। ठीक है, ये उसमें सहायक है, इसलिए जलवायु को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये आर्थिक हिस्से के साथ साथ मतलब चीन को एक सपोर्ट प्रदान करती है इस तरह से कि वो अपने अनाज के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। ठीक है, उतनी बड़ी जनसंख्या के लिए, जो कि अब तक सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश था, वो अपने खाद्य आवश्यकताओं को खुद से पूरा कर सकता है। ठीक है, तो जलवायु किस तरह से रोल निभाती है। इसके अलावा जैसे कुछ आधारित उद्योग है, जैसे कपास पर आधारित उद्योग है। ठीक है, शंघाई, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। अब ये कपास पे आधारित उद्योग है, तो वैसी जलवायु रहेगी तभी तो वहाँ कपास पैदा होगा, और कपास पैदा होगा तो फिर वहाँ पे कपास पे आधारित सूती वस्त्र उद्योग का जन्म होगा और विकास होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी। अब चलते हैं हम लोग संसाधन की तरफ, फिर हम लोग औद्योगिक शहर की तरफ चलते हैं। अब अगर आप लोगों ने ये मैप अच्छे से देख लिया, ये अच्छे से समझ लिया, तो फिर आप लोगों को औद्योगिक प्रदेश समझने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहला जो औद्योगिक प्रदेश है उसको हम लोग कहते हैं मंचूरिया का औद्योगिक प्रदेश या मंचूरियन औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, देखिए, तो मंचूरियन औद्योगिक प्रदेश किस लिए यहाँ पे उद्योग का विकास हुआ है? तो पहला कारण है कि ये तटवर्ती है। ठीक है, दूसरा कारण क्या है, यहाँ पे लौह मौजूद है। इसके अलावा कोयला मौजूद है। कहाँ कहाँ कोयला है और लोहा है? तो कोयला आपका मौजूद है शांसी और सैंसी में। ठीक है, ये दो जगहों पे कोयला मौजूद है। इसके अलावा पेट्रोलियम यहाँ है। ठीक है, पेट्रोलियम यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा बगल में ही ये मंगोलिया से भी ये आयात कर सकता है। मंगोलियन जो क्षेत्र है वहाँ पे भी ये तीनों चीज़ें पाई जा रही हैं। ठीक है, ये मैप पर ध्यान से देखिए, फिर से रिकॉल करिए। देखिए लोहा कहाँ कहाँ मिल रहा है, कोयला मिल रहा है, पेट्रोलियम, ये तीनों मंचूरिया में तो मिल ही रहा है। आंतरिक मंगोलिया में जहाँ सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है लोहा, वहाँ से ये लोहे को मंगा ले रहे हैं लोग। ठीक है, लौह को मंगा ले रहे हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ कच्चे माल की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसके अलावा ये आमूर नदी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो आमूर नदी क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ परिवहन भी है, और तटीय क्षेत्र है, इसलिए किसी भी चीज़ के आयात और निर्यात की भी कोई दिक्कत है नहीं। तो जितनी चीज़ें हैं, इसके अलावा सस्ता श्रम यहाँ पे है ही है, क्योंकि चाइना में इतनी पॉपुलेशन है। ठीक, तो जितनी भी उद्योग के लिए आवश्यक स्थितियाँ हैं वो पहले से ही मंचूरियन औद्योगिक प्रदेश में मौजूद हैं, इसलिए यहाँ पे उद्योगों का इतना विकास हुआ है। ठीक है, ये मंचूरियन औद्योगिक प्रदेश में उद्योग का विकास हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है उसका नाम है शेनयांग। ठीक है, शेनयांग यहाँ पे सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है। ठीक है, शेनयांग है। फिर अनशन है जो कि तटीय स्थिति वाला है, और एक फुसुन है। ठीक है, ये तीनों जगहों पे लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है, और ये चीन का सर्वाधिक विकसित औद्योगिक प्रदेश है, और इसको कहा जाता है, इन तीनों को मिलाने वाली त्रिभुज को कहा जाता है मकदेन त्रिभुज। ठीक है, मकदेन त्रिभुज। ठीक, अब आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि मंचूरियन औद्योगिक प्रदेश में ये मकदेन त्रिभुज क्यों स्थित है, यहाँ किस तरह के उद्योगों का विकास हुआ है। तो शेनयांग, अनशन, फुसुन ये चीन के सर्वाधिक विकसित क्षेत्र हैं, सर्वाधिक विकसित शहर हैं, और लौह इस्पात उद्योग के केंद्र हैं। तो मंचूरियन औद्योगिक प्रदेश अपने कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, मंगोलिया के आंतरिक मंगोलिया से निकटवर्ती लौह इस्पात उद्योग प्राप्त करने के कारण, तटवर्ती स्थिति होने के कारण, परिवहन होने के कारण, सस्ता श्रम होने के कारण एक प्रमुख औद्योगिक प्रदेश की भूमिका निभाता है, और यहाँ पे चीन के 3 औद्योगिक शहर स्थित हैं। ठीक है, अब मंचूरिया औद्योगिक प्रदेश से हम लोग आए नीचे, तो हम लोग पहुँचते हैं बीजिंग तियानजिन औद्योगिक प्रदेश में। ठीक है, इस औद्योगिक प्रदेश के बारे में अगर जाने हम लोग, तो
अगला जो औद्योगिक प्रदेश है उसका नाम है बीजिंग तियानजिन औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, तो बीजिंग जो है स्वयं अपने आप में एक बंदरगाह नहीं है, बीजिंग बंदरगाह से थोड़ा सा हट के, और इसका पुराना नाम था पीकिंग। ठीक है, ये वांगहो जो नदी घाटी है, ये बेसिन है, उसका सबसे बड़ा वो शहर है, और इसके लिए जो बंदरगाह शहर का काम करता है वो है तियानजिन। ठीक है, जैसे टोक्यो के लिए याकोहामा एक बंदरगाह शहर का काम कर रहा था, वैसे बीजिंग के लिए तियानजिन एक बंदरगाह शहर का काम करता है। बीजिंग किस लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, तो ये यहाँ पे है ऑटोमोबाइल उद्योग। ठीक है, क्योंकि बगल में है मंचूरिया का मैदान, वहाँ से लौह इस्पात प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास हुआ है। ठीक है, इसके अलावा तियानजिन में क्या है, तो तियानजिन में भी लौह इस्पात उद्योग होने की वजह से यहाँ पे भी जलयान बनाए जाते हैं। इसके अलावा ये एक प्रमुख पत्तन है जो कि बीजिंग के लिए एक पोर्ट का काम करता है। ठीक है, एक और शहर यहाँ पे स्थित है, इसका नाम है बाओतो। बाओतो शहर भी किसके लिए जाना जाता है, तो बाओतो शहर भी जाना जाता है ऑटोमोबाइल के लिए। ठीक है, तो बीजिंग तियानजिन में स्वयं बीजिंग जो राजधानी है वो किस नदी के किनारे, किस नदी के डेल्टा में है, तो वांगो नदी के डेल्टा में है। किस लिए जानी जाती है, तो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए जानी जाती है। इसके अलावा तियानजिन इसके लिए पत्तन का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा जिस औद्योगिक प्रदेश के बारे में हम लोग को जानना है वो अगला है, उसका नाम है वुहान शंघाई औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, तो ये दक्षिणी तथा मध्यवर्ती चीन में कपास की सर्वाधिक कृषि वाला क्षेत्र है। तो यहाँ का सबसे बड़ा शहर जो शंघाई है वो किसके लिए जाना जाता है, तो शंघाई विश्व में सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में आएगा मिलान के लिए अक्सर ये पूछ देता है, तो सूती वस्त्र उद्योग हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, क्योंकि यहाँ ये जो यांगसी नदी है, ये यांगसी नदी जो है इसकी नदी घाटी में कपास का अत्यधिक उत्पादन होता है, इस वजह से ये इसके अलावा शंघाई विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला गैर राजधानी शहर है। मतलब ऐसा प्रमुख शहर है जो गैर राजधानियों वाले शहरों में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जनसंख्या वाला शहर है। ठीक है, इसके अलावा जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है वो सारे शहर क्या हैं, वो राजधानी शहर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो शंघाई हम लोगों ने देख लिया, तो इसको अब सूती वस्त्र उद्योग है तो इसको क्या कहेंगे, इसको चीन का मैनचेस्टर कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, चीन का मैनचेस्टर। ठीक है, अगला जो शहर है उसको हम लोग को देखना है वो है वुहान। वुहान जो है लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है तथा आंशिक मात्रा में यहाँ सूती वस्त्र उद्योग का भी विकास हुआ है, लेकिन मेनली किस लिए है, तो मुख्य रूप से ये लौह इस्पात उद्योग के लिए ये जाना जाता है। इसके अलावा आंशिक रूप से सूती वस्त्र उद्योग का भी यहाँ विकास हुआ है, लेकिन इसको क्वेश्चन में मानना नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ये होगा जरूर, लेकिन प्रमुख रूप से क्या है यहाँ, तो लौह इस्पात उद्योग का यहाँ पे विकास हुआ है। ठीक है, इसके आगे हम लोग चलें तो ये हो गया वुहान शंघाई औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, ये मुख्यतः कृषिगत उत्पाद कपास पर आधारित यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग तथा वुहान में लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। इसके बाद अगली नदी जो है उसका नाम है सिक्यांग। चीन के इन शहरों में जो सिक्यांग नदी के तट पे हैं वहाँ कागज उद्योग का विकास हुआ है, जहाँ पे एक शहर है ग्वांगझू। ठीक है, ग्वांगझू शहर में रसायन उद्योग और कागज उद्योग का विकास हुआ है। ठीक है, इन तीनों में कागज है, लेकिन इसमें मेनली रसायन और कागज दोनों है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग चलें तो हम लोग हांगकांग है, हांगकांग इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये एक तटीय शहर है, एक तटीय शहर है। तट के पास एक द्वीप है, जैसे मुंबई एक द्वीप पे स्थित है, उसी तरह हांगकांग भी एक द्वीप पे स्थित है जो सागरीय तट पे है। ठीक है, और क्या है, तो ये एक पर्वतीय द्वीप है। ठीक है, और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, दुनिया के सबसे अच्छे प्राकृतिक बंदरगाहों में इसकी गिनती है। ठीक है, यहाँ पर उद्योग की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर के साथ साथ कागज उद्योग हम लोगों ने देखा ही था, तीनों शहरों में कागज उद्योग का विकास है, तो ये सारे उद्योग यहाँ पे विकसित हुए हैं। अगला शहर है मकाऊ। मकाऊ पहले जो है ये पुर्तगालियों के अधीन था, बाद में इसे सौंप दिया गया, किसको, चाइना को सौंप दिया गया। ठीक है, तो मकाऊ पर्ल नदी के तट पे है, नदी है पर्ल नदी, उसके तट पे मकाऊ शहर स्थित है। ये दक्षिणी चीन का एक प्रमुख शहर है। तो ये थे चाइना के प्रमुख शहर हम लोगों ने देखे। इसके अलावा हम लोगों ने प्रमुख संसाधन भी देखे, जलवायु देखी। तो इसी के साथ हमारा पूर्वी एशिया समाप्त होता है। ठीक है, चाइना यहाँ ख़त्म होता है, पूर्वी एशिया ख़त्म होता है। इसके साथ ही हम लोग को अब अगले वीडियो में हम लोग या तो दक्षिणी पूर्वी एशिया पढ़ेंगे या तो हम लोग पश्चिमी एशिया पढ़ेंगे। तो
पश्चिमी एशिया में हम लोग मध्य एशिया भी पढ़ेंगे। ठीक, इस वीडियो को शेयर करिए। अभी चैनल नया है, आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। फ्यूचर पीसीएस को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं तो। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फ्यूचर पीसीएस 01 सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, लिंक भी मिल जाएगा चैनल में। ठीक है, तो आप लोग सब लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएंगी, क्विज़ मिलेंगे, डेली करंट अफेयर्स मिलेंगी, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।